Okay, guys, good morning, everyone. We are starting an important topic जिसका वेटेज 10 से 15 नंबर 10 to 15 मार्क्स कंफर्म। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज है इस चैप्टर का, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फर्स्ट वर्ड शेयर्स, और आई डोंट थिंक कि मुझे शेयर्स पे डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी कि शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं, फिर भी कर लेता हूं। शेयर्स, smallest unit of the capital of the company is known as shares. कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। शेयर इशू करने का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन थ्रू प्रोस्पेक्टस। जब भी पब्लिक को इनविटेशन मिलता है कि आइए कंपनी की कैपिटल में पार्टिसिपेट करिए, कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनी की कैपिटल में पार्टिसिपेट करने के लिए और कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी को अप्लाई करते हैं कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, हमें शेयर्स चाहिए। तो वो अपने डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कंपनी को अप्लाई करेंगे, कंपनी को एप्लीकेशन सेंड करेंगे। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन कंपनी विल डिसाइड कि उन्हें किन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करना है। तो कंपनी अपना एक अलॉटमेंट प्रोसीजर फाइनलाइज करेगी और अलॉटमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को अलॉट करेगी। जैसे ही शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट होते हैं, सच इन्वेस्टर्स बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और वहीं से जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो अमाउंट बन जाता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी कितना शेयर कैपिटल रेस करना चाहती है वो अपने एओए और एमओए में फाइनलाइज करके रखेगी, जिसे बोलते हैं कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी वांना रेज ड्यूरिंग द लाइफ। ये कितना मैक्सिमम कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है या करना चाहती है, वो अपनी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करके फिक्स करेगी, और उस ऑथराइज कैपिटल का एक पोर्शन जितना भी एट प्रेजेंट कंपनी को रेज करना है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, उतना पोर्शन पब्लिक को इशू करेगी। इशू, पहला टर्म सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल, द मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन रेज। इशूड कैपिटल, currently company is issuing to the public. Third, subscribed, number of shares in which investors are interested, जो कंपनी का वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं। Then company will allot them, और वहां से बनती है कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जिसे कंपनी लॉ में आपने पढ़ लिया होगा, पहले भी पता है, फिर भी एक बार इसका शॉर्ट रिवाइज कर लें। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट और प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है दो मेन पॉइंट पे। फर्स्ट वन, at the time of distribution of profit in form of dividend, पहले profit preference shares को दिया जाता है at a fixed decided rate, और उसके बाद if company remain with profit then वो profit equity shareholders को distribute किया जाता है। तो preference shareholders having priority right of for getting dividend over equity। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट जो उन्हें मिलता है, दूसरा प्रायोरिटी राइट मिलता है, वो होता है
refund of capital. At the time of winding up, preference shareholder, at the time of winding up, preference shareholder will get capital refund prior to equity. जब वाइंडिंग अप होगा तो अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जब कैपिटल रिफंड का टाइम आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनकी कैपिटल रिफंड की जाएगी एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल रिफंड की जाएगी इफ कंपनी रिमेन विद सरप्लस फंड. ये दो प्रायोरिटी राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं और इन दो प्रायोरिटी राइट को लेने के लिए उनसे हम कुछ राइट्स छीन लेते हैं. पहला, वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के अफेयर्स में वोट करने का राइट सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन. दो एक्सेप्शनल केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, सिर्फ दो एक्सेप्शनल केसेस में. पहला, इफ एनी मैटर इज अंडर कंसिडरेशन दैट कैन अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी ऐसा कोई मैटर कंपनी में चल रहा है जिसमें प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा. सेकंड, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है तो उनको वोटिंग राइट मिलना शुरू होगा. इफ देयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 years देन दे विल गेट वोटिंग राइट. दूसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है. एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो भी इक्विटी शेयर के पास एक्स्ट्रा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को उनको फिक्स अमाउंट से ही डिविडेंड मिलेगा, फिक्स परसेंटेज पे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर के अंदर चलते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं. देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. पहला, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल. पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. मैंने 8 बोला तो 8 होगी ना. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव क्या है? देखो ये सारा डिस्कशन सिर्फ हम नॉलेज के लिए वापस कर रहे हैं, इससे हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, बट जानकारी हमें पूरी चाहिए. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, एनीवन? करेक्ट, परफेक्ट. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव में इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी ने करंट ईयर में कोई डिविडेंड नहीं दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, then such arrear of dividend is payable to the preference shareholder whenever company will in profit. इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए, प्रॉफिट नहीं था, डिविडेंड एरियर में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में रहेगा. लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, वो नोट में जाएगी, लेकिन वो एरियर पेंडिंग रहेगा. नॉन क्यूमुलेटिव में यदि कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो डिविडेंड लैप्स हो जाएगा. जब भी कंपनी प्रॉफिट में आएगी सिर्फ उसी साल का डिविडेंड देना है, प्रीवियस ईयर का एरियर पे नहीं करना है, वो नॉन क्यूमुलेटिव. सेकंड, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, हमने अभी बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है विल गो टू द equity shareholder. But if preference shares are participating preference shares, then उस बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के बाद और सरप्लस प्रॉफिट बचा तो उस सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट से हमें इक्विटी को 30% देना था, हमने इक्विटी को 30% दे दिया सपोज, और फिर भी प्रॉफिट है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर का पार्टिसिपेशन होगा. वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में होगा. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जितना था मिल गया, मस्त रहो. क्यूमुलेटिव हो गया, पार्टिसिपेटिंग हो गया. कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल.
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यदि अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रखते हैं तो वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इन equity shares if they have any choice or option to convert their shares in preference say equity then convertible और ऐसा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल. लास्ट रिडीमेबल इररिडीमेबल. रिडीमेबल जहां प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उनकी कैपिटल एक प्री डिसाइडेड स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी को रिटर्न करनी है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रिडम्पशन डेट टाइम पहले से फिक्स है वो रिडीमेबल है. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कैपिटल रिफंड कंपनी के वाइंडिंग अप पे मिलेगी वो इररिडीमेबल नहीं है. 20 इयर्स हमारे यहां पे फिक्स है इंडिया में कि 20 इयर्स मैक्सिमम टर्म है. हमारे यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है कंपनी लॉ में. अब कंपनीज एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है तो हम इररिडीमेबल की बात नहीं करते हैं, लेकिन रिडीमेबल के अंदर भी आपका टेन्योर फिक्स है. कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने टाइम में रिडम्पशन करना है, लेकिन दैट टाइम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 20 इयर्स. 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम करना होगा, यानी रिडम्पशन का पीरियड यदि आप डिसाइड भी कर रहे हो तो इट कैन बी मोर देन 20 इयर्स. ठीक है. इररिडीमेबल जहां कोई रिडम्पशन पीरियड डिसाइड नहीं है, मतलब देंगे कब देंगे, वाइंडिंग अप पे देंगे, तो वो इररिडीमेबल है. इंडिया में वो अलाउ नहीं. ये कैटेगरीज क्लियर है. इक्विटी शेयर्स की कैटेगरीज पे जाते हैं या वे ऑफ इशू पे जाते हैं. तो इक्विटी शेयर्स कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं. पहला आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. फर्स्ट टाइम जब हम पब्लिक के पास जा रहे हैं अपने शेयर्स लेके तो वो आईपीओ कहलाता है. फर्स्ट टाइम के बाद फर्दर कंपनी कभी भी कैपिटल रेस करने के लिए पब्लिक को ऑफर देती है तो दैट इज नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर. थर्ड, बोनस शेयर्स. कंपनी यदि अपने प्रॉफिट को, अपने रिजर्व्स को, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रिजर्व बन गया एंड दैट रिजर्व बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, a company wanna distribute that reserve, wanna finish that reserve, लेकिन वो डिविडेंड की फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो कंपनी अपने उन रिजर्व को कैपिटलाइज करती है और शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर देती है आउट ऑफ दैट रिजर्व. दैट इज नोन एज बोनस शेयर. फोर्थ, राइट ऑफर. कंपनी फर्दर कैपिटल रेस करना चाह रही है, लेकिन फर्दर कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी पब्लिक में नहीं जा रही, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं कि आप यदि कंपनी से और शेयर्स लेना चाहते हैं, कंपनी में और कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी राइट हम आपको दे रहे हैं. आप नहीं लेंगे, आप कैपिटल नहीं देंगे, देन हम पब्लिक के पास जाएंगे. इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रायोरिटी राइट मिल रहा है और शेयर्स उन्हें मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस पे ऑफर किया जाता है ताकि वो बेनिफिट में रहें, ताकि वो अट्रैक्ट हों और कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें. ये कहलाते हैं राइट ऑफर्स. स्वेट इक्विटी. स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीने के शेयर्स. जिन कंपनी के एम्प्लॉइज ने, डायरेक्टर्स ने कंपनी के लिए अपना पसीना बहाया है और कंपनी के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप किया है, कोई बेनिफिट क्रिएट किया है, परमानेंट बेनिफिट, लाइक किसी ने कोई फॉर्मूला बना दिया जो कंपनी को बहुत बेनिफिट दे रहा है, तो उन्हें उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए, रेमिनेट करने के लिए कंपनी शेयर्स की फॉर्म में उन्हें एक तरह से अवार्ड दे रही है. तो वहां वो शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें इशू कर दिए जाते हैं. कंपनी के डायरेक्टर्स हों, कंपनी के एम्प्लॉइज हों, किसी, वो कहलाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. इसॉप, एम्प्लॉइज
स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कंपनी में ही रिटेन करने के लिए, कि एटलीस्ट यार कोई एम्प्लॉय आया है, हमने उसे काम सिखाया है और वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो एटलीस्ट 2 3 4 साल तो काम करे, क्योंकि टर्नओवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेबर टर्नओवर बहुत बड़ा इशू है। एम्प्लॉयज आते हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, साल भर में ट्रेन हुए, नई कंपनी से बड़े बेटर ऑफर मिला, छोड़ के चले गए, तो फिर हमें उस टर्नओवर की बहुत कॉस्ट आती है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने ही बिजनेस, अपनी कंपनी में रिटेन करने के लिए उन्हें सॉर्ट ऑफ ओनर बना लेती है, बाय वे ऑफ गिविंग और बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स टू देम। लेकिन ये शेयर्स उन्हें डायरेक्टली नहीं, एक ऑप्शन की फॉर्म में इशू किया जाता है, कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इफ यू विल फुलफिल conditions of employment, you have option to subscribe company's shares at a discounted price। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है सर 200 रुपए, हम आपको 100 रुपए में शेयर्स देंगे कंपनी के, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया, वी विल इशू 500 शेयर्स एट 100 रुपीज ओनली, जिसका करंट मार्केट प्राइस 200 चल रहा है, सब्जेक्ट टू यू हैव टू सर्व फॉर 3 years विदाउट फेलियर। 3 साल कंपनी में काम करोगे तो आप कंपनी के शेयर्स 100 रुपए की प्राइस पे ले सकते हो इंस्टीड ऑफ 200। तो वहां ऑब्वियसली हमें 1 डे डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑप्शन एम्प्लॉय के पास होता है कि क्या वो सर्व करना चाहता है, सर्व करने के बाद भी शेयर्स लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, वो भी उसकी चॉइस है। क्या मैंने 3 साल काम तो किया है, लेकिन मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, इट्स योर चॉइस, हमने तो ऑप्शन दिया। और ऐसा कब होता है, जब मार्केट प्राइस इतनी कम आ जाए कि उसको बेनिफिट नहीं दिख रहा हो। ये हैं सारे वे ऑफ इशूइंग शेयर्स टू द शेयर्स बाय द कंपनी। प्रैक्टिकली हम बात करें तो हम इन सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो हमने बात किया ये सब नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ना है। हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है आईपीओ एंड एफपीओ की, कि हम इनिशियल पब्लिक ऑफर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, या फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑल ऑफ बोथ आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर, उनकी अकाउंटिंग कैसे करें, बेसिक अकाउंटिंग। शेयर्स, चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, वैसे तो आपको पता है। कंपनी का डेफिनेशन मीनिंग पता है, कंपनी के कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, एवरीवन नोज। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इंसान से नहीं एक्ट से पैदा होती है, और जैसे इंसान के पैदा होने का डेट उसका बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूव होता है, वैसे एक कंपनी पैदा होती है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उस दिन कंपनी पैदा हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आएगी। सेकंड है लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के शेयर होल्डर की मैक्सिमम लाइबिलिटी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू तक होती है, उससे ज्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है। थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे बिजनेसेस सेपरेट एंटिटी होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, नॉट लीगली। कंपनी एलएलपी भी आ गया, नॉट लीगली। लीगली सेपरेट होने का मतलब यह है कि कंपनी के अफेयर्स का इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ओनर को नहीं फील बियर करने हैं। मतलब यहां पे प्रॉफिट है तो कंपनी का है, डॉक्यूमेंट साइन होंगे तो कंपनी करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी तो कंपनी होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हम अपनी ओनरशिप, अपने शेयर्स किसी को भी फ्रीली
ट्रांसफर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, कोई लॉक इन पीरियड ना हो। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड होता है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर, तो सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस कंपनी के ओनर से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब शेयर होल्डर के जाने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के डायरेक्टर के डेथ से कंपनी बंद नहीं होगी। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दो सेपरेट टर्म है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम होता है कि मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, ओनर, बट कंपनी में ओनरशिप शेयर्स होल्डिंग से डिसाइड होती है और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन बात हो गया। कॉमन सील, कंपनी का सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज द सील ऑफ द कंपनी, हाँ वही है। ओपीसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारा टाइप ऑफ कंपनी है, ये लॉ से रिलेटेड मैटर है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में बात यहां नहीं करूंगा। शेयर्स, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द company's total capital and that small part may be of denomination of rupee 1 or 2 or 5 or 10 or 100, जो भी smallest part है उसका जो डिनोमिनेशन है उसको बोलते हैं नॉमिनल या फेस वैल्यू, नॉमिनल या फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, जो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शेयर होल्डर, जो कैपिटल कंपनी के पास आ रहा है, फंड आ रहा है, वो कंपनी की शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सब्सक्राइब, नॉन सब्सक्राइब, ये सब बात हमने कर लिया है। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी डिस्कशन हो गया है। मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ये मैंने सारे आपको अभी बता दिए। एक ये प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर में नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी अभी सबसे पहले, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर किस प्राइस पे इशू करेगी? कंपनी शेयर जिस प्राइस पे इशू करती है दैट प्राइस इज नोन एज इशू प्राइस, and that issue price may be equal to face value or face value plus premium. Company can issue shares at face value or at face value plus premium. What is premium? Additional cost नहीं, term okay. Additional amount which company asks from the shareholders for one share of the company. 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, यानी आपको राइट मिल रहा है कितना, 10 रुपीज का। कंपनी की कैपिटल कितनी रेज हो रही है, 10 रुपीज की। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के इक्वल ही होता है, लेकिन कंपनी आपको उस 10 रुपीज के एक शेयर के लिए कंपनी आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आस्क कर रही है, से 12 और 15 और 20, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी ले रही है दैट इज नोन एज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये प्रीमियम किस वजह से लिया जा रहा है? ये कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर चांसेस, इन सब के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है अपना वैल्यूएशन, और उस वैल्यूएशन में एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है। ये प्रीमियम कितना हो सकता है? ये प्रीमियम कितना भी हो सकता है, कंपनी कितना भी प्रीमियम ले सकती है। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोई भी लेटेस्ट आईपीओ चल रहा है कंपनी का तो आपको बताता हूं।
फेस वैल्यू कितनी दिख रही है? फेस वैल्यू 1 per share and company offering this share to the public at 142 per share. 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है 135 से 142 की बुक बिल्डिंग प्राइस पे, प्राइस बैंड पे, और जिसमें प्रोबेबली 142 पे ही इशू होने वाला है. कितना प्रीमियम हो गया? 141 रुपीज का प्रीमियम ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपी. Any amount of premium company can take, that is totally based on the company's valuation, company's choice, company's assessment. आपको समझ में आता है तो अप्लाई करिए कि 1 रुपए का चीज 142 में मिल रहा है, चलेगा. हाँ सर ये 142 का नहीं है, ये तो 300 का है, कंपनी सस्ता दे रही. जोमेटो कितने में दिया था? 75 पर शेयर. विद इन 15 और 20 days market price of share goes to 150. issue price से भी डबल. that is the valuation part. तो कितना भी हो सकता है, बट एनीवेज ये डिस्कशन का मैटर नहीं है, बस यहाँ पे बात करें प्रीमियम कितना हो सकता है. तो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, प्रीमियम कंपनी डिसाइड करेगी कितना भी हो सकता है, लेकिन जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है वही पार्ट कंपनी की कैपिटल होगी. ये जो प्रीमियम वाला पार्ट है, ये प्रीमियम वाला पार्ट कंपनी के लिए रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है. बट यानी इन शॉर्ट यू कैन से कि ये प्रॉफिट है कंपनी का, लेकिन ये प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकती. प्रीमियम के यूज के, प्रीमियम को यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ 5 ऑप्शन है. इन 5 मोड में ही कंपनी इस प्रीमियम को यूज कर सकती है. कौन कौन से? एनीवन, एनी आइडिया वेयर कंपनी कैन यूज दिस प्रीमियम? पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए. परफेक्ट. कंपनी यदि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है और प्रीमियम पे रिडीम करती है तो उस डिस्काउंट और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए. और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज पर कंपनीज एक्ट 2013. पहला, बोनस शेयर्स के लिए. दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए. थर्ड, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, इशू एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उन इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए. प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम किया जाए और आप उस वक्त एक्स्ट्रा पैसा उनको दे रहे हो शेयर होल्डर को, तो उस एक्स्ट्रा मनी को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए और अपने ही शेयर्स बायबैक करने के लिए. इनके अलावा और कोई यूज अलाउड नहीं है. ये थ्योरी क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है. यूज ऑफ प्रीमियम, ओनली 5 यूजेस ऑफ प्रीमियम आर देयर. ठीक है, चलिए वापिस आते हैं. तो एक तो हो गया फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, और सेकंड हो गई इशू प्राइस. इशू प्राइस, द प्राइस एट विच कंपनी कैन इशू शेयर्स एंड इट मे बी ऑन फेस वैल्यू और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. पार्ट 2, कंपनी ये पैसा कैसे लेगी शेयर होल्डर से. कंपनी ये जो अमाउंट लेगी, जितना भी, से इशू प्राइस इज 10 रुपी, कंपनी ये 10 रुपीज शेयर होल्डर से कब लेगी? तो पूरा प्रोसीजर समझ लें. सबसे पहले कंपनी ने बोला हमारा एक शेयर 10 रुपीज का है और हम आपको शेयर इशू करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें. लेकिन अप्लाई करते वक्त फ्री में एप्लीकेशन नहीं आएगा. आपको एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी
आउट ऑफ दिस 10 रुपी कंपनी को सेंड करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन के साथ जो मनी हमें इन्वेस्टर दे रहा है वो मनी एप्लीकेशन मनी कहलाती। क्या ये कैपिटल है? नहीं, ये कैपिटल नहीं है, क्योंकि अभी तक वो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर नहीं। अभी तक वो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर नहीं। कैपिटल कब बनेगी? जब वो शेयर होल्डर बनेगा। तो कंपनी के पास इन्वेस्टर्स से एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के साथ इन्वेस्टर्स ने कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल, कुछ पार्ट ऑफ इशू प्राइस आपको पे कर दिया, हमने उसे एप्लीकेशन मनी की फॉर्म में होल्ड करके रखा है। देन कंपनी विल अलॉट शेयर टू द इन्वेस्टर, और जिस दिन शेयर अलॉट किया जाएगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट इन्वेस्टर विल बिकम शेयर होल्डर, और हम उसकी एप्लीकेशन मनी को उसी वक्त कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ दिस एप्लीकेशन मनी बिकम कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर अलॉट हो गया, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट पे हम शेयर होल्डर को अब वापस बोलेंगे कि सर एक इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हो, आपको शेयर्स मिल चुका है, अब आप हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दें। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी कब मांग सकती है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। फिर कंपनी बोलती है बाकी पैसा हम आपसे कब लेंगे? बोले हम लेंगे, हम आपको कॉल करेंगे, हमें आपसे रिमेनिंग पैसा कब लेना है, हम आपको कॉल करेंगे। Then company will call them for remaining amount of face value or capital. That time that amount is known as call money. तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया कॉल। बोले सर कॉल में कितना कॉल करेंगे? बोले हमारी मर्जी है, हम एक बार कॉल करके पूरा ले लें, या हम 2 बार कॉल करेंगे अलग अलग टाइम पे, या हम 3 बार। तो मैक्सिमम 3 कॉल्स विल बी देयर। तो कंपनी अपना पूरा अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे कलेक्ट करेगी? चॉइसेस, पहली, पूरा अमाउंट एक साथ लम सम एप्लीकेशन के टाइम, सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम सारा पैसा, या इंस्टॉलमेंट्स में। और इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स कहां तक जाएंगी? 5 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सेकेंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और फिर कॉल्स मैक्सिमम 3। तो टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। कंपनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन कलेक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन मैक्स 5 इंस्टॉलमेंट्स, कंपल्सरीली फर्स्ट विद एप्लीकेशन एंड देन व्हेन कंपनी वांट्स सेकंड अलॉटमेंट, एंड बाकी कॉल्स जितना जितना जैसे जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है वो ले सकती है। बट ये सब थियोरेटिकल है, ये सब थियोरेटिकली है। प्रैक्टिकली कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लेती। मैंने अपनी 17 इयर्स की स्टॉक मार्केट लाइफ में, प्रैक्टिकली जब मैं इन्वॉल्व हूँ स्टॉक मार्केट में, मैंने 17 साल में सिर्फ एक आईपीओ देखा है जिसमें कंपनी ने इंस्टॉलमेंट मांगा। बाकी आज तक मैंने तो नहीं देखा। चूक गया होगा मेरी नज़रों से, वो अलग बात है, लेकिन जितने भी मेन आईपीओज आए उसमें कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन पे लिया। प्रीमियम कब लेगी? प्रीमियम कब लेगी? अगेन कंपनी डिसाइड करेगी कि उसे प्रीमियम कब लेना है। कंपनी कब प्रीमियम लेगी ये कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रीमियम कब लेना है। कंपनी कैन टेक दैट प्रीमियम, कॉल दैट प्रीमियम विद एप्लीकेशन इटसेल्फ। कंपनी कैन कॉल विद अलॉटमेंट और विद कॉल मनी, और इन पार्ट ऑल्सो। थोड़ा सा प्रीमियम एप्लीकेशन पे, थोड़ा अलॉटमेंट पे दे दो, थोड़ा कॉल पे दे दो। जितनी जितनी हम कॉल करेंगे, जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट लेंगे, उसमें कुछ पार्ट फेस वैल्यू का लेंगे, कुछ पार्ट प्रीमियम का लेंगे। दैट इज टोटली कंपनीज चॉइस कि कंपनी कब लेगी प्रीमियम का अमाउंट। हाँ, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, यदि हमें ये बताया नहीं जा रहा है, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि कब प्रीमियम मांगा कंपनी ने, तो हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट पे ही पूरा प्रीमियम ले लिया। तो कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। कितना होगा, कब लिया जाएगा, दैट कंपनी विल डिसाइड। प्रीमियम के लिए हम एक इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं,
इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीमियम विल बी कलेक्टेड बाय कंपनी विद अलॉटमेंट। ये एक हमारी अजम्पशन हो जाए, बट नॉर्मली ऐसी अजम्पशन की जरूरत पड़ती नहीं है। पूरा प्रीमियम कब कैसे लेना है कंपनी बता देती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब कंपनी ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए, इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन लगाएंगे, वहां दो मेन सिचुएशंस बनती हैं, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज कंपनी ने 10 लाख शेयर्स, कंपनी ने 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के लिए एप्लीकेशंस कॉल किए। कंपनी का पूरा बायोडाटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान सब कुछ देखने के बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनी को अप्लाई करेंगे। कितने इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे? दो पॉसिबिलिटी, कितने भी, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे पास इन्वेस्टर से एप्लीकेशन आई 9 लाख, कितने सब्सक्राइब करने, कितने हमने इशू किए थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आया? 9 लाख। ये कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। हम जितना इशू करना चाहते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस उससे कम आए तो ये कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपकी कंपनी की मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। ऐसे केस में, या जो प्राइस आपने कोट किया है वो प्राइस कम हो सकता है, इन्वेस्टर्स को ज्यादा लग रही हो तो आपके पास डिमांड कम आ रहा है। ऐसे केस में सेबी प्रोटेक्ट करने आती है और सेबी बोलती है कि यदि आपकी डिमांड कम है तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत कम आया एप्लीकेशन चलेगा, लेकिन ज्यादा कम आया तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। तो 90% से नीचे यदि एप्लीकेशंस आएंगी, इफ अंडर सब्सक्रिप्शन इज बिलो 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, देन वो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कंपनी को आईपीओ विड्रॉ करना रहेगा। ऐसे केसेस बनते हैं, प्रैक्टिकली भी बनते हैं। अभी एक लेटेस्ट केस बना है जिसमें ऐसा अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो कंपनी ने अपने प्राइस रिवाइज कर दिया, इशू प्राइस कम कर दिया, तो उससे रिमेनिंग एप्लीकेशंस आ गई। एक और ऐसा केस आया जहां कंपनी ने अपना इशू साइज चेंज कर दिया, 8 लाख एप्लीकेशंस आई बिलो 90%, क्योंकि इशू साइज क्या था, कंपनी ने इशू साइज 9 लाख कर दिया, इशू साइज 8 लाख कर दिया। हम तो 8 ही इशू करना चाहते थे सर, गलती से 10 हो गया है। इसके पीछे पूरा प्रोसीडिंग होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, वो अगेन कंपनी लॉ का मैटर है, अविनाश सर बताएंगे आपको, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर भी ऐसा भी हुआ है, लेटेस्ट ही है, 2-3 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा कोई केस मेरी नॉलेज में आया था मार्केट में। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में 90% से कम एप्लीकेशन आने पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट या जो भी इशू है वो कैंसिल हो जाएगा और कंपनी हैज टू रिफंड जितना भी एप्लीकेशन मनी आया वो कंपनी को वापस शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। बोले सर सॉरी, हम शेयर इशू नहीं कर पाते, आप लोगों ने इंटरेस्ट कम दिखाया। लेकिन सपोज 9 लाख एप्लीकेशंस आ गई, देन इट इज 90%, तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी? मेरे रूम में 100 लोगों की जगह है, बुला रहा हूं, आओ बैठो। बाहर 90 आए तो 90 को बुला लूंगा ना, आ जाओ भाई, जगह है, बैठ जाओ। 9 लाख अलॉट करेगी। मैक्सिमम अलॉटमेंट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उतने शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी। ऑलरेडी अंडर सब्सक्रिप्शन है यार, किसको मना करेंगे। सेकेंड केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मान लीजिए एप्लीकेशंस आ गई 20 लाख, if company will receive more application than the issue size, then this situation is known as over subscription.
अब यहां कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी? 10 लाख, नॉट मोर देन दैट इशू अमाउंट। इशू शेयर से ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अब 10 लाख में जाके कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम आती है कि कौन से 10 लाख को शेयर्स दिया जाए। तो कंपनी के पास 3 चॉइस। पहला, एट लॉट, लॉटरी से 10 लाख सेलेक्ट कर ले, उनको पूरा दे दे, बोले तुम्हारा नंबर लग गया, तुम पूरा ले लो, और बाकी को रिग्रेट मैसेज सेंड कर दे, सॉरी अभी आया है, कल ही एक और रिग्रेट मैसेज आया, सॉरी आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। पिछले 1 महीने में 3 बार रिग्रेट कर चुके। दूसरा, हाँ किस्मत थी। दूसरा, कंपनी किसी को निराश नहीं करना चाहती, तो कंपनी सभी को प्रपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट करती। आपको 2 चाहिए, 1 ले लो, आपको 200 चाहिए, 100 ले लो, आपको 2000 मांगे, 1000 ले लो, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। 10 लाख इशू कर सकते हैं, 20 लाख एप्लीकेशन आई, सभी को दे देते हैं 2:1 के रेशो में। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ कैंसिल कर दो, कुछ को पूरा दे दो, बाकी को प्रपोर्शनेट दे दो। क्या कोई स्पेसिफाइड मेथड है इन एक्ट? आंसर इज नो। 100% कंपनी का चॉइस है कि कंपनी किस तरीके से शेयर्स अलॉट करने वाली है। पूरा अलॉटमेंट प्रोसीजर कंपनी फाइनलाइज करेगी और कंपनी ही डिसाइड करेगी और शेयर्स अलॉट करेगी। अब इसी बात पे आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सबको पूरे शेयर्स नहीं मिलेंगे। मान लेते हैं कंपनी ने प्रो रेटा, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट फिक्स किया है, हम प्रोपोर्शनेट देंगे। जिनको भी प्रोपोर्शनेट दिया जा रहा है उनका प्रपोर्शन आप देख लेंगे किस प्रपोर्शन में दिया जा रहा है। यहां 2:1 हो गया, चलिए यहीं पे बात करते हैं 2:1। हमने 3 रुपीज एप्लीकेशन के साथ कॉल किया था कि जो भी एप्लीकेशन लगाएगा साथ में 3 रुपए देगा। कंपनी ने 5 लाख को तो रिग्रेट कर दिया, मना कर दिया, और 15 लाख को 10 लाख शेयर्स प्रो रेटा अलॉट कर दिया। यार इन सभी ने 60 लाख रुपीस आपको एप्लीकेशन मनी दी होगी। हर आदमी 3 रुपए साथ में ही देगा तभी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। इन्होंने 15 लाख रुपीस दिया है और इन्होंने 45 लाख रुपीस दिया है। इनको शेयर्स नहीं मिला, देन कंपनी इनका पैसा, इनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करे। आपको शेयर्स नहीं मिलेगा, आपका पैसा वापस कर रहे हैं। ये भी अगेन थियोरेटिकल है, असबा प्रोसेस जो आया है उसके बाद ये होता नहीं है। कोई भी पैसा हम कंपनी को देते नहीं है, वो हमारे बैंक में ही रहता है, फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। अकाउंट सपोर्टेड बाय लॉक ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉग अकाउंट, इस नाम से एक अकाउंट खुलता है जिसमें आप एप्लीकेशन लगाते हैं, अपनी एप्लीकेशन में अपने बैंक का रेफरेंस देते हैं, बैंक आपका वो एप्लीकेशन मनी फ्रीज कर देता है, आप यूज नहीं कर सकते। आपको शेयर्स अलॉट हुए तो बैंक पैसा कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपका वो फ्रीज रिलीज कर देगा, पैसा वहीं रहता है। पहले होता था लाइकवाइज अर्लियर टाइम पे हम चेक भेजते थे एप्लीकेशन के साथ, चेक कैश हो जाता था, अलॉटमेंट फाइनलाइज होता था 1-1 महीने में। 1 महीने बाद पता चला आपको शेयर्स नहीं मिले, शेयर्स नहीं मिले तो लो पैसा वापस दो। कंपनी आपको रिफंड ऑर्डर रिलीज करती थी, वो रिफंड ऑर्डर पोस्ट के थ्रू हमारे घर आता था, फिर हम उस रिफंड ऑर्डर को लेके बैंक में जाते थे, सर हमारा पैसा वापस लाओ। 1.5-2 महीने तक मनी ब्लॉक, और फिर उस रिफंड ऑर्डर में साइन मिसमैच, मिसप्लेस्ड, बहुत सारे इश्यूज होते थे, फिर फाइट करो, कंपनी को लेटर लिखो, ब्रोकर के थ्रू जाओ। ये सब कुछ बंद कर दिया सेबी ने। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका अकाउंट ब्लॉक, और अभी भी 10 डेज अप्रॉक्स लगते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर में, और वो 10 डेज प्रपोज्ड है 3 डेज में रिड्यूस करने, 3 दिन में खत्म। 3 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट फाइनलाइज कीजिए, अमाउंट अलॉटमेंट प्रोसीजर डन करें, शेयर्स अलॉट करें और खत्म करें।
अभी अलॉटमेंट प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको दिख सकता है, वो डेट बताता हूँ, देखो आईपीओ ओपन कब हुआ, 15 सितंबर को होगा। आईपीओ क्लोज कब होगा, एटलीस्ट 3 दिन खुलना चाहिए आईपीओ, लेकिन बीच में सैटरडे संडे आ रहा है तो यहाँ पे 5 दिन ओपन रहेगा, सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। तो आईपीओ क्लोज होगा 20 तारीख को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज कब हो रहा है, 25 सितंबर, 5 दिन ले रही है अलॉटमेंट बेसिस फाइनल करने में। और रिफंड कब हो रहा है, 26 सितंबर। और शेयर डीमेट में कब आएंगे, 27 सितंबर, 7 दिन, 20 सितंबर से 27 सितंबर, 7 दिन लगेंगे आपका शेयर्स डीमेट में आने में। ये पीरियड रिड्यूस करके 2 या 3 दिन पे लेकर आ रही है सेबी। और ये शेयर मार्केट में लिस्ट होगा 28 सितंबर को। तो यहां पे बात आई वापस की, 15 लाख रुपीस जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनका मनी कंपनी क्या करेगी, रिफंड। हमने 3 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, कंपनी 4 रुपीज अलॉटमेंट पे लेना वाली है और बाकी 3 रुपये कॉल पे लेने वाली। ये उसका इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ हुआ है। प्रॉब्लम इनके साथ है, 15 लाख शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन लगाई थी और शेयर्स कितने अलॉट किए गए उन्हें, 10 लाख। उन 15 लाख शेयर होल्डर्स ने, अब उन 15 लाख इन्वेस्टर्स ने अपनी एप्लीकेशन के साथ 15 लाख रुपीस कंपनी को सेंड किए, लेकिन उन्हें शेयर्स कितने मिले, तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, 30 लाख ही तो कैपिटल बनेगा। कंपनी इज अलॉटिंग 10 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज पर शेयर, तो 3 रुपीज पर शेयर ऑन 10 लाख शेयर्स, 30 लाख रुपए ही बनेगा कंपनी का कैपिटल। तो आउट ऑफ 45 लाख 30 लाख रुपीस कंपनी ट्रांसफर कर देगी किसमें, कैपिटल में। ये तो बन गई शेयर कैपिटल। अभी इनका कितना पैसा पड़ा है, 15 लाख रुपए इनका एक्स्ट्रा पड़ा है। इन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन आपने इनको शेयर्स, इस 15 लाख का कंपनी क्या करेगी, बोले रिफंड। जब शेयर्स दिया ही नहीं है तो रिफंड, पैसा वापस दे दो। स्टोरी बनाने दो ना यार, पैसा दिया ही नहीं है तो शेयर्स, आपने सही बोला लेकिन मुझे स्टोरी बनाने दो। पैसा दिया ही नहीं है तो शेयर्स, शेयर्स दिए ही नहीं है तो पैसा, बचा हुआ पैसा रिफंड। ठीक है सर। इधर कंपनी ने 15 लाख का चेक निकाला रिफंड के लिए और अलॉटमेंट मिल गया उनको। अलॉटमेंट का कॉल करके बोला सर आपको शेयर्स अलॉट हो गए, बधाई हो, आपके 15 लाख एक्स्ट्रा पड़े भेज रहे हैं, लेकिन आप 4 रुपए पर शेयर 40 लाख अलॉटमेंट मनी दे दो। क्या बेवकूफी है, तुम हमें हमारा एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करोगे और फिर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमसे अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो। बोले वो रख लो ना 15 लाख जो बचे हुए हैं हमारे, वो 15 लाख जो हमारे बचे हुए हैं वो इस 40 लाख की डिमांड में से एडजस्ट कर लो, 25 लाख रुपीस हम भेज देते हैं। तो यदि आपके पास प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस है तो डेफिनेटली हमारे पास उन शेयर होल्डर्स का एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, क्योंकि हमने उन्हें शेयर्स कम दिए हैं। तो उनका वो एक्स्ट्रा मनी जो हमारे पास बचा हुआ है, हम उसे उनकी अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होने वाली है उसमें एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम उन्हें डिमांड कर लेंगे। कितना आने वाला है और पैसा, 25 लाख और आएगा। केस चेंज करता हूं, सपोज हमारे पास 15 लाख की एप्लीकेशन आई, 3 रुपीज 45 लाख। अच्छा जोक आया है क्या, मैं भी सुन लूं। उस दिन कितने अच्छे सीधे बन रहे थे ना, सीधे ही हो। मोबाइल तो मैं यूज करता ही नहीं और क्लास में मोबाइल खोल के बैठे। हमारे पास 45, अब एक्सक्यूज मत दो, हमारे पास 15 लाख एप्लीकेशन आई, 3 रुपीज पर शेयर, 45 लाख रुपीज आए। हमने उन्हें 5 लाख शेयर ही अलॉट किए, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 15।
कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? 30 लाख। अलॉटमेंट पे कितना रुपए मांग रहे हो? 4 रुपी। टोटल कितना ड्यू हो गया? 20 लाख। क्या मांगोगे? नहीं मांगेंगे तो सही। नो सर मत बोलना, मांगोगे नहीं तो ड्यू की एंट्री नहीं कर पाओगे। मांगेंगे तो सही, ड्यू तो करेंगे, लेकिन ड्यू करते याद आएगा कि उनका 30 लाख हमारे पास पड़ा है, उसे वहां पे एडजस्ट कर देंगे। इस 30 लाख में से ये 20 लाख पूरे एडजस्ट हो गए, क्या अलॉटमेंट मनी मिलेगी? बची नहीं तो मिलेगी कहां से? मिल गई, वो तो एडवांस में मिली हुई है हमारे पास। अभी भी हमारे पास उनके 10 लाख एक्स्ट्रा पड़े। और अभी 3 रुपए पर शेयर की कॉल आने वाली है। 5 लाख शेयर्स पे कितने रुपए और मांगने वाले हो? 15 लाख। 10 लाख आपके पास पड़े हैं ना? एडजस्ट कर लें इसमें? नहीं हो नहीं सकता, उस पर आ रहा हूं मैं, इसीलिए पूरी चीज बता रहा हूं। क्या ये 10 लाख जो एक्स्ट्रा पड़े हैं ये इस कॉल मनी में एडजस्ट कर लें? क्या एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते, यदि शेयर होल्डर परमिट करे तो, यदि शेयर होल्डर परमिशन दे तो। क्यों? अलॉटमेंट में तो परमिशन नहीं मांगी, यहां परमिशन क्यों चाहिए? पढ़ के आया ना, सबने आंसर किया नहीं करेंगे कॉल, नहीं रिफंड कर देंगे। क्यों? परफेक्ट, स्पेसिफाइड है वो आंसर नहीं। आंसर ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू कब होती है? जिस दिन अलॉटमेंट प्रोसीजर फाइनलाइज हुआ, जिस दिन एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करना था, उसी दिन अलॉटमेंट ड्यू हो रहा था। तो ये बेवकूफी है कि आदमी से मिलने जा रहे हो, बोलो ये 15 लाख तुम्हारे वापस लो, मेरे को 20 लाख दे दो। लिख कर रख लेना भाई, ये 15 अपनी जेब में, 5 ले ले मुझसे। लेकिन कॉल ड्यू कब होगा? स्पेसिफिक टाइम अभी कंपनी ने तो डिसाइड किया हुआ है, से आफ्टर 3 मंथ। अब 3 महीने बाद जो पैसा ड्यू है, होने वाला है, और ये तो आज ही बचा हुआ है एक्सेस, क्या आप इसे रोक सकते हो 3 महीने के लिए? ये शेयर होल्डर बताए। हाँ, कंपनी पहले से उन्हें बता देती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये शेयर होल्डर बताएगा कि आप 3 महीने बाद लोगे ना पैसा, तो अभी तो मेरा रिफंड करो, 3 महीने बाद मांगना, दे देंगे। कंपनी बोलती है हम रखना चाहते, रख लो, ये हमने आपको एडवांस दिया यूं मान लो, और एडवांस दिया है तो इंटरेस्ट लेंगे। एनी एक्सेस अमाउंट दैट कंपनी लेफ्ट विद on pro rata case, in pro rata case can be adjusted in allotment or can be adjusted in call, subject to, if company is going to adjust that excess money in call that will due after some time, then such amount is known as calls in advance, वो advance call money, and for on that company has to pay interest, कंपनी को इंटरेस्ट देना। लेकिन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम डे पे ड्यू, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बताएगा वो करना है। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज की कॉल में एडजस्ट कर सकते हो तो आप रखो, लेकिन किस नाम से रखोगे? कॉल इन एडवांस के नाम से रखो। एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन की परमिशन नहीं चाहिए। एक्सेस मनी इज देयर, हम अलॉटमेंट में तो अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने के लिए मना कर दिया गया है तो आपको रिफंड करना। ऐसा केस हो सकता है कि यार अलॉटमेंट में भी एडजस्ट नहीं, एक्सेस मनी विल रिफंडेड, तो आपको अलॉटमेंट में भी एडजस्ट नहीं करना है, रिफंड कर। बट प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकली भी देखें तो ये सिली चीज है कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर रहे। तो 2 केस हमारे पास आए अंडर सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन अलॉट,
जितनी एप्लीकेशन आई। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन अलॉट, जितने इश्यू किए उतने ही अलॉट कर सकते। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इश्यू प्रोसीजर क्या हो सकता है, फुल अलॉटमेंट और प्रोरेटा। फुल अलॉटमेंट टू सम, रिजेक्ट द अदर्स, दूसरा प्रोरेटा टू ऑल, थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फुल टू सम, प्रोरेटा टू सम, रिजेक्ट अदर्स, इस तरह से। इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, कंपनी कैन यूज excess money received on application in allotment without permission, in call with permission. If company is retaining that excess fund to adjust in call, that will be retained in calls in advance account, that is subject to interest as per list F. कितना %? कॉल्स इन एडवांस पे 12, कॉल्स इन एरियर। चलिए, यहां तक बात क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट सिनेरियो देखो, पूरा का कॉन्सेप्चुअली चीज समझ लेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि क्या क्या करना है, कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट सिनेरियो, एप्लीकेशंस आए, शेयर्स अलॉट कर दिए और अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी के लिए कॉल किया। कैपिटल हमेशा एक्सेस, हमेशा रिसीव्ड मनी पहले कैपिटल में एडजस्ट होगी, उसके बाद प्रीमियम में एडजस्ट। प्रीमियम एडिशनल पार्ट है ना, पहले कैपिटल को कंसीडर करना है, फिर प्रीमियम को कंसीडर। नेक्स्ट सिनेरियो, हमने कॉल किया और शेयर होल्डर ने उस कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन सर शेयर मिल गए, 4 रुपीज अलॉटमेंट दे दो, आदमी खामोश। फिर कॉल का टाइम है, सर कॉल मनी दे दो, अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल मांग रहे हो। नोटिस दिया एक बार, 2 बार, फाइनल नोटिस, और फाइनल नोटिस के बाद भी एक शेयर होल्डर था हमारा, 2000 शेयर्स हमने उसे दिए थे, उसने 3 रुपीज की 6000 रुपीज एप्लीकेशन मनी दे दिया। फिर हमने 4 रुपीज अलॉटमेंट मांगा, उसने 4 रुपीज अलॉटमेंट दे दिया। फिर हमने 2000 शेयर्स पे रिमेनिंग 3 रुपीज कॉल मनी मांगा, उसने कॉल मनी पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। नोटिस के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन कंपनी के पास क्या चॉइस है, वेट करो या फिर उसके शेयर्स फोरफीट कर लो। शेयर्स फोरफीट करने का मतलब, एक्चुअली शेयर्स फोरफीट नहीं हो रहे हैं, जितना पैसा उसने दिया वो फोरफीट हो गया। हम बोलते हैं शेयर्स फोरफीट हो गए। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट शेयर होल्डर विल नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, उसको शेयर होल्डर से हटा दिया जाएगा, उसके शेयर्स कैंसिल हो गए और जितना मनी उसने अभी तक दिया वो कंपनी फोरफीट कर लेगी। जो बाकी है वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर। जो बाकी है वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल मांग लिया है, रिसीव नहीं हुआ है, कॉल इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नोन एज कॉल्स इन एरियर। और जो पे कर दिया है वो कर देंगे हम फोरफिट, यानी जब्त। उसके 7 रुपीज जब्त कर लिए जाएंगे और वो जब्त किया हुआ पैसा कंपनी का प्रॉफिट, वो कंपनी का प्रॉफिट। अब जगह खाली हो गई, 2000 शेयर्स अनअलॉटेड है, किसी और को ढूंढेंगे, किसी और को इश्यू करेंगे, दैट इज नोन एज री इश्यू ऑफ forfeited shares, but basically it is not issue, it is resale। क्योंकि इश्यू बोलते ही दिमाग में आता है इश्यू कांट बी ऑन डिस्काउंट, लिखा है ना, रिस्ट्रिक्टेड है ना, इश्यू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, बट री इश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है।
क्योंकि सेबी बोलता है जेब से डिस्काउंट नहीं दे सकते, बट यहां तो मैं 7 रुपए जब्त करके बैठा हूं, तो मैं अब नए शेयर होल्डर को ढूंढ के उसको ये 2000 शेयर्स कम से कम किस प्राइस पे इशू कर सकता हूं? 3 रुपीज। आई कैन गिव हिम 7 रुपीज डिस्काउंट मैक्स, क्योंकि ये 7 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, मैं पूरा प्रॉफिट डिस्काउंट की फॉर्म में दे सकता हूं। तो री इशू कैन बी ऑन डिस्काउंट, सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी इक्वल टू फोरफिटेड अमाउंट। क्या री इशू प्रीमियम पे हो सकता है? हो सकता है यार, मेरे शेयर की डिमांड नहीं देने का है मेरे को डिस्काउंट, शेयर होल्डर लाइन लगा के बाहर खड़े हैं, हम प्रीमियम पे देंगे, हो सकता है, बट डिस्काउंट पे भी हो सकता है, और डिस्काउंट मैक्सिमम फोरफिटेड अमाउंट। इससे हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी इन कॉन्सेप्ट से। हमें पता है फोरफिट क्या होता है, जो अमाउंट पे कर चुका शेयर होल्डर। डिस्काउंट कितना होता है, जितना पे किया वो फोरफिट होता है और उतना ही मैक्स डिस्काउंट जा सकता है। मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया 6 रुपीज में, कितना डिस्काउंट दिया? 4 रुपए। फोरफिट कितना किया था? 7 फोरफिट किया था, उसमें से 4 रुपीज डिस्काउंट में दे दिया, 3 रुपए कंपनी के पास अभी भी बच गए, और ये कंपनी का फाइनली प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डिस्काउंट देने का काम हो चुका है। इस बचे हुए प्रॉफिट का कंपनी क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। किसी भी कैपिटल लाइबिलिटी और कैपिटल असेट पे होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है। यहां शेयर्स को रीसेल करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम में नहीं आ सकता। तो इस 3 रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन जब तक शेयर्स री इशू नहीं होते तब तक ये 7 रुपीज आपको संभाल के रखने, किस अकाउंट में? शेयर फोरफिटेड के नाम से संभाल के रखने। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट के लिए काम में आ सकता है, इसलिए इसको जब तक आप री इशू ना कर दें इसे संभाल के अलग से रखें। लास्ट सिनेरियो, 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिए, 3 रुपए बाकी थे। हमने कॉल किया शेयर होल्डर को, 2 रुपए दे दो। शेयर बोलता है क्या मजाक लगा रहे, 2000 शेयर पे 2 रुपए 6000, एक और क्या? बोले एक और बाद में लेंगे। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, बार बार परेशान मत करो, ये 1 रुपया अभी साथ में दे रहा हूं। उसने वो 3 रुपीज एक साथ दे दिया, तो यहाँ पे 2 रुपीज तो कैपिटल में चले गए क्योंकि हमने ड्यू कर दिया, और 1 रुपी एडवांस में आया, और जो एडवांस में आया है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, और इट इज सॉर्ट ऑफ एडवांस, ये करंट लाइबिलिटी है जिसपे कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी के। और जब वो कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल, तब हम वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, एडवांस में आया हुआ था। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। द शेयर होल्डर विलिंग टू पे द ड्यू अमाउंट, 2 महीने बाद याद है सर फोरफिट मत करो मैं दे रहा हूं, तो क्या हम इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं? यस। क्या इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे? नो, डायरेक्टर कैन वेव द इंटरेस्ट। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, क्या देंगे ही देंगे? यस, कंपल्सरी है पे करना। कैपिटल के कितने पार्ट है? लास्ट डिस्कशन, कैपिटल के कितने पार्ट है? सबसे पहले इशूड, ऑथोराइज्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी कैन रेज। सेकेंड, इशूड, ऑफर टू पब्लिक, सब्सक्राइब, अप्लाइड बाय पब्लिक, पेड अप, जितना पेमेंट आ चुका है वो पेड अप, जो पेमेंट नहीं आया उस केस में वो शेयर्स कहलाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप कब और कौन से शेयर्स? सारे शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप यदि आपने कॉल नहीं किया, एक कॉल बाकी है मेरी, तो मेरे सारे शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप। मैं कॉल कर चुका हूं, 5000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं आया है, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड,
वो भी नॉट फुल्ली पेड, लेकिन वो भी नॉट फुल्ली पेड। कैटेगरी नॉट फुल्ली पेड अप में दो कैटेगरी के शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे, या तो हमने मांगा ही नहीं, या हमने मांगा है और हमें मिला नहीं, वो शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले। क्लियर? मेरा डिस्कशन आज का ओवर। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। ये जस्ट मैंने एक बेसिक पूरा का पूरा रिवाइज किया जो कर चुके हैं, मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलूंगा कल। अभी आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सॉरी, नहीं, बैलेंस शीट बहुत रेयरली आता है, इसमें आपको शेयर इशू का ही प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हैं इसमें। बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चंस फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, इंटर पे तो पूरा बैलेंस शीट बनाना ही है। यस, और कोई किसी के पास कोई सवाल? नहीं? डन? ओके देन, बाय।